Hello everyone, welcome you all to this free English learning session. um, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये हमारा फिफ्थ सेशन है। इससे पहले हम 4 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और काफ़ी महीनों से ये सब चलता जा रहा है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबे तक आगे तक चल जाएगा। आई एम रियली हैप्पी एंड आप इस सेशन का पार्ट है। आई रियली वेलकम यू ऑल। कितना अच्छा सा फील हो रहा है लेवल 1 लेवल 2 के स्टूडेंट्स को एक साथ देखते हुए इन दिस सेशन। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि इंग्लिश कोई हलवा नहीं है जिसे हम सोचते हैं कि एक ही दिन में खा जाएंगे और हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत पेशेंस के साथ ये क्लासेस अटेंड करनी है। जब तक जैसा जैसा मैं पढ़ाते जा रही हूँ बस आप उतना उतना करते जाइए। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अश्योर यू, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आप अच्छी इंग्लिश लिख भी पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोल भी पाएंगे। लोग बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं। देखो, मुझे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस दे रही हूँ तो मुझे कोई लालच नहीं है। ऑल आई वॉन्ट इज कि ये जो हम अपनी टाइम और एनर्जी दोनों ही यूज कर रहे हैं इसके अंदर, मैं भी यूज कर रही हूँ, आप भी क्लास को अटेंड करके यूज कर रहे हैं, हमारा ये दोनों का ये जो एनर्जी और टाइम है ना, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी के नाते मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जैसा मैं आपको सिखा रही हूँ बस आप उतना सीखते जाइए। आपको जो भी डाउट होगा, जैसा भी डाउट होगा, आप आराम से पूछ सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। आप पूछिए, डाउट्स अपने क्लियर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएं। राइट, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कि जो बेसिक चीज है दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिस इज पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इस सारी ये वाली जो पिक्चर है इससे तो आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर, सबको मालूम है। आई थिंक ये कभी हमने अपनी नर्सरी प्री नर्सरी वाली क्लासेस में देखी होगी, जब हमें सिखाया जाता था ये हेड होता है, ये माउथ होता है, आई मीन नोज होता है, ये माउथ होता है, ये फिंगर्स हैंड्स, ये सब सिखाया जाता था। आप ये देखिए, ह्यूमन बॉडी में ये सब सिखाने की क्या जरूरत है किसी भी बच्चे को कि अच्छा ये क्या होता है क्या नहीं होता। हिंदी हो या इंग्लिश, कुछ भी रहे, हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं कि नोज क्या है, ये नोज है, ये चिन है, ये फेस है, क्यों सिखाते हैं? क्योंकि आप देखो, आप अगर कोई बच्चे को बॉडी को समझना है तो पहले उसे पार्ट्स को समझना पड़ेगा। कल को जाकर वो कैसे बताएगा कि उसको कहाँ पेन हो रहा है? उसके लिए उसके पार्ट्स को भी समझना पड़ेगा। और अगर जब वो उसके पार्ट्स को समझेगा तो ग्रेजुअली उसे पता होगा कि इस पार्ट को ये कहते हैं, तो उसको अपनी बात रखनी आसान हो जाएगी। ये रीजन होता है कि हमें छोटे, बिल्कुल इतने छोटू से होते हैं तब से ये सिखा दिया जाता है। इसी तरह से जो हमारा सेंटेंस होता है, जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं, उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। अब अगर आप देखो कि हमने जब प्री नर्सरी में थे तो हमने हेड, माउथ, नोज, ऐसी कुछ कुछ चीजें सीखी। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए हमें थोड़ी और बारीकी वाली चीजें सिखाई गई, जैसे फिंगर्स, राइट, थंब, इस तरह की डिफरेंट चीजें सिखाई गई। अब अगर हम आगे और थोड़ा बढ़ते गए तो हमें किडनीज, लिवर, ये सब पहले नहीं पता था। रादर हमें जब हम स्ट्रक्चर अपना देखते हैं तो हम किडनी, लिवर की तो बात ही नहीं करते, जो दिख रहा है बस उसी की बात करें। जिस तरह से हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं और कुछ पार्ट्स इनविजिबल होते हैं, लेकिन क्या उस शरीर की फंक्शनिंग के लिए, विजिबल का मतलब होता है जो दिखाई दे रहे हैं, इनविजिबल का मतलब है जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें उस शरीर को ढंग से चलाना है तो क्या उसके सिर्फ विजिबल पार्ट्स की जरूरत है? नहीं। क्या इनविजिबल पार्ट्स की ही सिर्फ जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमें शरीर को ढंग से चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं हमारे इस बॉडी की, जिसे हम इस सेंटेंस, इस पार्ट में हम इसे सेंटेंस का नाम देते हैं। लेट्स सपोज ये जो पार्ट है दिस इज ये ह्यूमन बॉडी ना होके एक सेंटेंस है, अगर मैं इसको इंग्लिश की बात करती हूँ। अब अगर ये सेंटेंस है, सॉरी, अब अगर ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इस सेंटेंस में नाउन होता है, इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन होता है, इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब होता है, इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव होता है।
इस सेंटेंस में हमारी कंजंक्शंस होती हैं और इस सेंटेंस में हमारी इंटरजेंक्शंस होती हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं और इस सेंटेंस में हमारे पास प्रीपोजिशंस भी होती हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास टेंसेस रहते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब्स भी होते हैं। अब ये तो सारी चीजें हैं जो ऊपर ऊपर की हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस होती है। इस सेंटेंस में हमारे पास जेरेंड्स भी होते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास इन्फिनाइट्स होते हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस होती हैं। इस सेंटेंस में हमारे पास सिंपल सेंटेंस से लेके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। ये कितनी सारी चीजें हैं। सारी चीजें हमें दिखाई दें ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम क्या सोचते हैं, हमने जब पार्ट्स ऑफ बॉडी को पढ़ा तो हमने उसको पढ़ते समझते उसकी पूरी फंक्शनिंग को याद करते हुए, आई स्टिल रिमेम्बर, एक्सक्यूज मी, मेरे पास क्लास 8th में मुझे हार्ट का डायग्राम करवाया गया था। 9th 10th तक आते आते हमने स्किन को समझा था कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं। मेरा ख्याल से 10th तक मैंने साइंस ली थी, तो 10th तक हम यही समझ रहे थे कि बॉडी के पार्ट्स का क्या फंक्शन है। अब आपने अपने 16 साल बॉडी के पार्ट्स जिसको आप देख रहे हैं, जो आप खुद हो, जिसे महसूस कर सकते हो, उसको दे दिए। लेकिन जब इंग्लिश को सीखने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि इसके सारे पार्ट्स हमें महीने में सिखा दे। कैसे हो सकता है? उसकी फंक्शनिंग आपको कोई महीने में कैसे सिखा सकता है? जिस तरह से हमने हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, जिसे महसूस भी कर पाते हैं, देख भी पाते हैं, उनको अच्छे से समझने के लिए हमने अपने कितने साल दिए हैं। आई जस्ट वॉन्ट आप उतनी ही पेशेंस, उतनी ही डेडिकेशन अगर इंग्लिश के भी पार्ट्स को समझने में लगा दो, तो फिर तो इंग्लिश आपको बहुत ही जल्दी आ सकती है। अभी हम बड़े आराम से इसको आगे लेके चलते हैं। मान लो ये मैं आपको सिखाती हूँ अभी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे रहता है। मान लो ये सेंटेंस है, अगर सेंटेंस एक फैमिली है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हमारी फैमिली है, और इस फैमिली के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो कितने लोग हैं। आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंड मदर हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, और ये मैं खुद। अब ये सारे अगर लोग आपकी फैमिली का हिस्सा होते हैं, तो हम पहले ये समझते हैं कि ये जो ग्रैंडफादर होते हैं इनका क्या रोल होता है। किसी भी फैमिली के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो, उनका मेजर रोल होता है कि जो वो पुराने जमाने में, जो पुराने जमाने से उनके रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो उनके घर का कल्चर चलता आ रहा है, जो उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चलते आ रहे हैं, वो उन सब को अपने बच्चों को इनकलकेट कर सके, उन बच्चों को सिखा सके, चाहे वो उनके खुद के बच्चे हैं, चाहे वो आगे बच्चों के बच्चे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स का मेजर रोल यही होता है। आप मानते हैं मॉरल एजुकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बच्चों को देना, ये सारी चीजें ग्रैंड पेरेंट्स का रोल आती है। उसके बाद भाई बहन का क्या रोल होता है एक फैमिली के अंदर। अगर मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर और सिस्टर का क्या रोल रहेगा। मेरे ब्रदर सिस्टर का सिर्फ इतना ही रोल रहेगा कि वो मुझे हर सुख दुख में सपोर्ट करेंगे, वो मेरे फ्रेंड की तरह रहेंगे, वो कहीं ना कहीं मेरे मेरी जब मेरे को जरूरत होगी तो मुझे हेल्प करेंगे, राइट। उसके बाद आती है कि मेरे मदर और फादर का क्या रोल है। अगर हमने मदर फादर किया था तो मदर फादर का क्या रोल होता है एक फैमिली के अंदर। देखिए, मदर फादर एक ऐसी हस्ती होती है, अगर ये ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, हम इनकी अगर बात करते हैं तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर क्या है, एक टाइम के बाद ये ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अभी ये जो है, ये तीनों, हम, मैं और मेरे भाई बहन, हम अभी छोटे से बच्चे हैं, तो हम इन चिल्ड्रन में आ जाते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं ना ये कुछ कर सकते हैं। तो फैमिली का जो पूरा का पूरा सर्वाइवल और पूरा का पूरा बर्डन है, वो मेरे पेरेंट्स ने उठा रखा है, यानी कि मेरे मदर और फादर ने उठा रखा है। यही पूरी फैमिली के अंदर मदर फादर का रोल रहता है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आपको समझ आ जाए तो इट विल बी, नथिंग कुड बी ग्रेट देन दिस।
जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की बात में ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये हमारे नाउन प्रोनाउन है, जो क्या बताते हैं, सॉरी सॉरी, वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट प्लीज, ये जो हमारे सॉरी जो ये हमारे पेरेंट्स हैं, ये हमारे नाउन प्रोनाउन की तरह, ये नाउन प्रोनाउन की तरह कैसे हैं, आई जस्ट मीन ये नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, ये पूरा बर्डन कैरी करते हैं। यानी कि जब हमने बात की थी कि मदर फादर जो पूरा बर्डन ऑफ द फैमिली को कैरी करते हैं, उसको उठाते हैं, तो उस केस में मदर फादर हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में हमारे नाउन प्रोनाउन हो जाते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि कर्म को करने वाला इंसान जो पूरा बर्डन सेंटेंस का उठाता है, वो उसे हम मदर फादर यानी नाउन प्रोनाउन कह देते हैं। जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, मेरे भाई बहन, ये मेरे को किसी आर्टिकल या प्रेपोजिशन से कम नहीं लग रहे हैं, जो मेरे सेंटेंस में मुझे सपोर्ट करेंगे, जो ये बताएंगे कि सेंटेंस में को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करेंगे, उसे मैं अपना ब्रदर सिस्टर मानूंगा। जब बारी आती है मेरे फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की, इनके लिए हमने क्या लिखा था कि ये हमें मॉरल एजुकेशन देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ अच्छी बुरी बातें सिखाते हैं, राइट। अगर हमें बिगाड़ते हैं तो वो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और अगर कोई हमें समझाते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, मॉरल एजुकेशन देते हैं, तो वो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटी को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश की लैंग्वेज में एडवर्ब या एडजेक्टिव कह देते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या रोल होता है, एडवर्ब का क्या रोल होता है, ये क्वालिटीज ही बताता है। किसकी क्वालिटीज बताता है, आगे चल के समझेंगे। फिलहाल ये फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये वो फैमिली है जो हमें बेसिक सेंटेंस के लिए चाहिए। बहुत डीप में जाएंगे तो चाचा चाची मामा मामी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक सिंपल सी फैमिली के लिए इतने ही लोग काफी हैं, एक सिंपल से सेंटेंस के लिए भी इतने ही लोग काफी हैं। आगे चलते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि कैसे जिंदगी चलती है। देखिए, जिंदगी को चलाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, यानी कि बिजनेस का रूल होता है। गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए, देना लेना सेम होना चाहिए, जितना दिया जा रहा है उतना ही लिया जा रहा है। तो गिव एंड टेक का फंडा जो रहता है जिंदगी को आसान कर देता है। इसी तरीके से सेंटेंस के अंदर यानी इंग्लिश के अंदर भी लेन देन होता है। लेन देन कैसे होता है, एक को हम सब्जेक्ट कह देते हैं तो दूसरे को हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। यानी कि एक कर्म करने वाला यानी कर्ता हो गया, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिस पे कर्म किया जा रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कंफ्यूजन थोड़ी सी बनती है इस पे कि कर्म क्या चीज है। ये तो चलो ये हो गया, किया जा रहा है, ओके। नाउ अब ये आता है कि ये कर्म क्या चीज है। वापस चलते हैं। इस फैमिली में अगर आप देखो तो हमने सबकी बात की, लेकिन कोई एक इंसान छूट गया जिसकी बात नहीं हुई, वो है जॉन, यानी कि मैं। अगर जॉन छूट गया है तो जॉन क्या हुआ इस फैमिली में, जॉन कुछ भी नहीं, जॉन एक वर्ब है। वर्ब यानी तो वर्ब क्या चीज होती है, हम वापस आते हैं, वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या रहता है कि हम हिंदी में वर्ब को कर्म बोलते हैं। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो इंग्लिश में वापस आके कोई भी एक्शन। यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि जिंदगी में जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, बिल्कुल बात सही, सांस लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सांस लेना। क्या सांस लेना कर्म नहीं है, अंदर लेना बाहर छोड़ना, सांस लेना भी एक कर्म होता है। उसके बाद खाना, जीना है तो खाना तो पड़ेगा, पीना बिल्कुल करेक्ट, खाना पीना दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऐसी क्या चीज होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है? सोना, बिल्कुल सही। इस सोना पे तो ना हर कोई आ जाता है, सबको दिमाग में होता है कि सोना बोल दो, खाना पीना बोल दो। बिल्कुल सही है, सोना। सोना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए, आपका खेलना कूदना ये सब भी इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। आशी ने बोला पढ़ना, वेरी नाइस। पढ़ना भी हमारा पार्ट होता है। पढ़ना, खेलना, सोना, खाना पीना, ये सारी चीजें क्या है? हमारे कर्म ही तो हैं। लेकिन इससे ज्यादा क्या यही कर्म है जहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सोचना, बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन हम सोच रहे हैं। सुनना, किसी का कोई अगर कुछ कह रहा है तो हम सुन भी तो रहे हैं। अगर सुनना कर्म है तो बोलना भी तो कर्म ही होगा ना। तो बोलना सुनना सब कर्म है। किसी से प्यार करना, ये भी तो कर्म हो गया। प्यार तो करना होता है ना। प्यार करना, रोना, रोना भी कर्म है। उसी तरह से खुश होना भी कर्म हो गया। ये सारे हमारे कर्म ही होते हैं। अब ये कर्म क्या चीज है? यानी हिंदी में कर्म, इंग्लिश में वर्ब। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान हर वक्त, यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक सेकंड के लिए भी ऐसा उसका कोई एक सेकंड नहीं है लाइफ का जिसमें वो कोई काम नहीं कर रहा, वो सोच नहीं रहा। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो आप कॉपी पे ऐसे कांटे मारी जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्शन, वो भी कर्म है। और कर्म यानी कि वर्ब। अब ये तो हो गई कहानी जॉन की। हमने इसमें वर्ब का नाम क्या रखा था? जॉन। यानी कि अब हमने सारे कैरेक्टर्स को फिर से देख लिया। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हमारे एडवर्ब एडजेक्टिव्स हो गए। मदर फादर हमारे जो बर्डन कैरी करते हैं, दैट इज नाउन प्रोनाउन हो गए। भाई बहन मेरे आर्टिकल्स प्रीपोजिशन हो गए। और मैं खुद कौन हूँ? एक कर्म यानी कि वर्ब हूँ। अब आते हैं वापस अपनी इसी स्टोरी पे, जहाँ पे बिजनेस का लेना देना की बात हो रही थी। देखिए, जब हमने बात की थी, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो करता होता है। करता बोले तो करता कौन हो गया? करता होता है जो कर्म करने वाला। मैंने किया, आपने किया, किसी ने भी किया, वो हमारा कर्ता हो जाता है। जब हम बात करते हैं गोलू, गोलू फुटबॉल खेलता है। अब हम इसकी बात करते हैं। गोलू फुटबॉल खेलता है। अब देखिए, गोलू फुटबॉल खेलता है तो यहाँ पे कर्ता कौन है? हु इज कर्ता? कौन है जो कर्म कर रहा है? पहले तो कर्ता ढूंढने से पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? कर्म क्या है, यानी जॉन को ढूंढिए। इसमें कर्म क्या है? कर्म है खेलता, यानी कि खेलना। और खेलने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्ले, राइट। तो कर्म हो गया खेलना। अब कर्ता कौन हुआ? कर्ता यानी जो वो कर्म कर रहा है। कौन कर रहा है ये कर्म? गोलू कर रहा है। और ये किस पे कर्म किया जा रहा है? किसके साथ खेला जा रहा है? फुटबॉल पे कर्म किया जा रहा है। अब हम देखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कर्ता, जो सॉरी जो हमारा कर्ता होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और जिसपे ये कर्म किया जा रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो फिर जॉन की बारी कहाँ आई? सेंटर में आई। यानी एक तरफ मम्मी, एक तरफ पापा और बीच में जॉन। यानी कि ये बन गया हमारा कर्म। कर्ता, कर्म और जिस पे ये कर्म किया जा रहा है। देखिए कितना सिंपल था। ये तीन चीजें ही तो हमें चाहिए हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस बन के तैयार। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। लेकिन हमें ये तीन चीजों के अलावा भी चीजों की सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर देंगे, हमारे भाई बहन देंगे। हम इनसे सपोर्ट ले सकते हैं, पर वो सिर्फ सपोर्ट है। सेंटेंस हमारा इसी में ही कंप्लीट हो जाता है। आपको ये इसी तरीके से समझना है
ये बिल्कुल सिंपल सी तरीका है। अब देखिए इसके अंदर हमने कर्ता किसे बनाया, गोलू को। उसके बाद फुटबॉल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि गोलू मेरा सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और प्ले मेरा वर्ब बन गया। तो अब सेंटेंस को अगर इंग्लिश में लिखना है मुझे, तो ये तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल, गोलू प्ले एंड फुटबॉल, दिस इज सिंपल, इसमें कुछ किया ही नहीं। पर इसमें मजेदार बात क्या थी, मजेदार बात तो ये थी कि हमने ये बोला था कि क्या होता है कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे बना, ऑब्जेक्ट कैसे बना, वर्ब कैसे बना, लेकिन इतने सारे फैमिली, इतने सारे रिश्तेदारों में से, इतने सारे जो हमारी फैमिली के लोग हैं, उनमें से कौन सा रोल कौन प्ले करेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये भी बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट का रोल हमेशा या तो नाउन प्ले करता है या प्रोनाउन प्ले करता है, बहुत सिंपल। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का रोल भी या तो नाउन प्ले करता है या प्रोनाउन। अगर आपको याद हो, मैंने यही बोला था, बीच में जॉन, आसपास मम्मी या पापा, और मम्मा पापा हमारे कौन हो गए, नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, या इधर नाउन हो गया या इधर प्रोनाउन हो गया। अब ये बहुत सिंपल हो गया, सेंटर में वर्ब आएगा, आसपास मम्मी पापा यानी नाउन प्रोनाउन आएंगे, तो ये एक सेंटेंस फ्रेम कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। गोलू प्ले फुटबॉल, गोलू क्या है, हमारा नाउन है, उसके बाद प्ले क्या है, हमारा वर्ब है, और फुटबॉल क्या है, ये भी हमारा नाउन। लेकिन ये नाउन वर्ब नाउन होता क्या है, ये हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल जो आज सीखने की बात थी वो यही थी सिर्फ कि एक सेंटेंस कैसे बनता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। सेंटेंस बनता है आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर। जरूरी नहीं है, देखिए मम्मी पापा में से एक बंदा भी ना हो तो भी सपोर्ट पूरी होती है। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट के साथ अकेला वर्ब भी लगा देंगे तो भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। आगे चल के जैसे जैसे हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स डिटेल में पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमें जो समझना है वो यही चीज है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को मिलाकर हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और उस स्ट्रक्चर को जो है हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कह देते हैं। आप पहले स्ट्रक्चर को समझिए, पहले शरीर को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए, फिर धीरे धीरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। किसी को भी कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट्स को नोट डाउन करके रखें। हमारी लेवल 1 लेवल 2 की क्लास की अनाउंसमेंट आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, आपके ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, और उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। क्लास का मेन एजेंडा है कि आपको इन्हीं चीज़ों की आगे प्रैक्टिस करवाना। हम बहुत सारे अभी जो फर्दर इसके बाद जो क्लास आएंगी उसके अंदर हम ये समझेंगे कि सेंटेंस बनाना कैसे है। पहले हम सेंटेंस बनाना लिखना सीखेंगे, लिखते लिखते हम बोलना चालू कर देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, वो गारंटी मेरी है कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलने लग जाओगे। लेकिन थोड़ी सी दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मेहनत और धैर्य। अगर आप दोनों चीजें मुझे दे दो, हार्ड वर्क और पेशेंस अगर आप मुझे दे दो, मैं आपको राइटिंग में भी दे सकती हूँ कि इंग्लिश में आपको सिखा दूंगी, पक्की बात है। आप बस प्रैक्टिस हमें करनी है, वो हम क्लास में करेंगे। क्लास में प्रैक्टिस करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, इसको समझें। इसी से आपको पहले बेसिक समझ में आएगा कि अच्छा होता क्या है। आज तक जितना पढ़ा है उससे रिलेट करके समझे कि क्या ये सारी बातें पता थी। अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता थी तो इसको कम से कम 2 बार देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पेशेंस के साथ चलिए, हर चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा नाउन। हम नाउन को बहुत डिटेल में समझेंगे कि नाउन सब्जेक्ट कैसे बनता है और नाउन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट्स हो तो भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। मैं दोनों के ही बड़े गौर से समझूंगी। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नाउन के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।